हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों आज का यह महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, जिसमें हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं जो आगामी होने वाले सीटेट और यूपीटेट एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये पार्ट 2 है, हमारे द्वारा पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। अगर आप सभी साथी ना देखे हों तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, जिससे आप सभी साथी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करें, जिससे वो भी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है चिंतन। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। चिंतन जो है दोस्तों, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। रास के द्वारा दिया गया है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है थॉर्नडाइक द्वारा, स्किनर द्वारा या पावलोव द्वारा या कुर्ट लेविन द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है। दोस्तों थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के 3 मुख्य नियमों तत्परता, अभ्यास तथा प्रभाव का नियम प्रतिपादन किया है। इनमें से तत्परता के नियम के अनुसार जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावी तरीके से सीखता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बुद्धि लब्ध के संबंध में क्या सत्य है? बुद्धि लब्ध के संबंध में दोस्तों क्या सत्य है? वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उत्तर को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। लास्ट में दोस्तों जरूर बताइएगा कि आप सभी साथियों ने कितना आंसर अपने आप सही किया। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या था? बुद्धि लब्ध के संबंध में क्या सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों उसका राइट आंसर होगा कि कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, यानी बुद्धि लब्ध तथा कालानुक्रमिक आयु परस्पर व्युत्क्रमानुपातिक रूप से संबंधित है, यानी बुद्धि लब्ध इक्वल टू मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु इंटू 100, यानी इंटू 100, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बुद्धि लब्ध ज्ञात करने का सूत्र है। अभी दोस्तों पिछले क्वेश्चन में बताया कि बुद्धि लब्ध ज्ञात करने का सूत्र है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी बुद्धि लब्ध इक्वल टू मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, यही बुद्धि लब्ध ज्ञात करने का सूत्र होगा, यानी मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु इंटू 100 जो है बुद्धि लब्ध निकालने का सूत्र है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक या ये सभी? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। दोस्तों विशिष्ट बालकों के अंतर्गत पिछड़े, प्रतिभाशाली तथा मंदबुद्धि दोनों प्रकार के बालक आते हैं। ऐसे बालक सामान्य बालकों से मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओं से भिन्न होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, या व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, या क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, या उपरोक्त में से कोई नहीं?
दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। दोस्तों समेकित विद्यालयों के शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान तथा संबंधित शिक्षण प्रक्रिया की जानकारी होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीखने के स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सीखने के स्थानांतरण के सामान्यीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन या थॉर्नडाइक या गेट्स या CHZ। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, CHZ। दोस्तों सीखने के स्थानांतरण के सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स CHZ महोदय हैं। दोस्तों सीखने के स्थानांतरण के अन्य सिद्धांत सामान्य तत्वों का सिद्धांत, मानसिक शक्ति का सिद्धांत, समान एवं विशिष्ट अंग का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत आदि प्रमुख हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संवेदन प्रौढ़ अवस्था, बी दिया गया है औपचारिक अवस्था, सी दिया गया है पूर्ण क्रियात्मक अवस्था, डी दिया गया है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। दोस्तों मूर्त क्रियात्मक अवस्था अर्थात 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था। कब तक? 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की जो अवस्था है, जो एज है, जिसमें बालक किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है। 7 से 11 वर्ष के बीच में बालक जो है किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से दोस्तों सोचना प्रारंभ करता है। इस अवस्था में बालकों में मानसिक चिंतन, तर्क वितर्क करना, निर्णय लेने जैसे गुणों का विकास होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डॉट डॉट से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। स्मरण, समझ, सर्जन या विश्लेषण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सर्जन। जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को दोस्तों सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पियाजे मुख्यतः डॉट डॉट के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास के क्षेत्र में, ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में, या नैतिक विकास के क्षेत्र में, या सामाजिक विकास के क्षेत्र में। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में पियाजे मुख्यतः योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत दोस्तों निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, या नैतिक विकास, या सामाजिक विकास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नैतिक विकास। दोस्तों कोहल वर्ग ने 10 से 16 साल के बच्चों के लिए, कोहल वर्ग ने 10 से 16 साल के बच्चों के लिए साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके पियाजे के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित तथा परिष्कृत कर अपना एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे उन्होंने 3 स्तर तथा 6 अवस्थाओं में बांटा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? थॉर्नडाइक, बिने, टर्मन या विंच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टर्मन। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, बिने। बुद्धि परीक्षण के जनक
बिने को माना जाता है। दोस्तों बुद्धि परीक्षण में सबसे पहला और ठोस कदम उठाने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? अल्फ्रेड बिने। बिने का पूरा नाम दोस्तों क्या है? अल्फ्रेड बिने थे। बिने ने सन 1950 में मनोवैज्ञानिक साइमन की सहायता से भिन्न भिन्न आयु के बालकों के बुद्धि परीक्षण के लिए प्रश्नावलियां तैयार की, जिसे बिने साइमन बुद्धि मापन कहा जाता है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, जिसे सिने बुद्धि मापन कहा जाता है, बिने साइमन बुद्धि मापन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि कितने मानसिक योग्यताओं का समूह है? थर्स्टन के अनुसार दोस्तों बुद्धि जो है कितने मानसिक योग्यताओं का समूह है? 8, 9, 10 या 11? दोस्तों उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 10। 10 मानसिक योग्यताओं का समूह है। दोस्तों मनोवैज्ञानिक थे थर्स्टन और कैली ने कहा है कि बुद्धि थोड़ी या 10 मानसिक योग्यताओं के समूह से बनी है, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? सामाजिक योग्यता है, यांत्रिक योग्यता है, मानसिक योग्यता है, संगीतात्मक योग्यता है, सांख्यिकी योग्यता है, रुचि है, क्रियात्मक योग्यता है, स्थानिक संबंधों के साथ शारीरिक योग्यता, व्यवहार करने की योग्यता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? प्रमापीकृत परीक्षण दोस्तों क्यों कराए जाते हैं? मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, या प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, या पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, या बहरे बालकों की पहचान के लिए? तो दोस्तों उसका राइट आंसर क्या होगा? प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए प्रमापीकृत परीक्षण कराए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा है? अभिप्रेरणा दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, ये किसने कहा है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए है मैकडूगल के द्वारा कहा गया है। दोस्तों मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में अभिप्रेरणा के प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है, जिसके अंतर्गत मैकडूगल ने यह कहा है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है अभिभावक को शिक्षक को, शिक्षार्थी को, या पाठ्यक्रम को? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी शिक्षक को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक स्मिथ ने माना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन है। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक का, वुडवर्थ का, गैने का, हल का? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वुडवर्थ का। दोस्तों नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, या कथन किसका है? वुडवर्थ का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है? मूल्यांकन, कथाबोध विधि, साक्षात्कार विधि, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों या इनमें से सभी? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कथा बोध विधि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना, चढ़ना, फुदकना, या दौड़ना? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लिखना। दोस्तों लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का एक उदाहरण है। भाषा के ज्ञानार्जन हेतु व्यवहार और कौशलों में से लिखना एक प्रमुख कौशल है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्न में से किसका है? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, या रास? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वुडवर्थ। वुडवर्थ
का कथन है दोस्तों कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या गुथरी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी स्किनर। ऑप्शन नंबर डी है, सी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है गुथरी। दोस्तों थॉर्नडाइक, पावलोव तथा स्किनर ने अनेक प्रयोगों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि पुरस्कार बाल अधिगम विकास में काफी महत्व रखता है। थॉर्नडाइक, पावलोव तथा स्किनर। दोस्तों यहाँ शायद लास्ट ऑप्शन है कि इनमें से सभी ये तीनों हैं, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, जिन्होंने अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है। समावेशी शिक्षा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि समावेशी शिक्षा नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सीखने के 3 प्रमुख नियम सर्वप्रथम किसने दिए हैं? सीखने के 3 प्रमुख नियम सर्वप्रथम दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है? वाटसन, स्किनर, टोलमन या थॉर्नडाइक? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के 3 प्रमुख नियम दिए गए हैं। दोस्तों कौन कौन से नियम हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या तीसरा है प्रभाव का नियम। ये तीनों नियम दोस्तों सीखने के प्राथमिक नियम हैं जिसे थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षकों को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है नैदानिक परीक्षा। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप सभी साथी कितना क्वेश्चन सही किए और हमारे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी अकादमिक कठिनाइयों के कारण इसका राइट आंसर है। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों अकादमिक कठिनाइयों के कारण है, यानी नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों के अधिगम के समक्ष उपस्थित होने वाली शैक्षिक कठिनाइयों का कारण पता लगाना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि छात्रों के अधिगम के समक्ष उपस्थित होने वाली शैक्षिक कठिनाइयों का कारण का पता लगाना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 है अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण होता है। अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण होता है जबकि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी जबकि 2 परिस्थितियों में समान तत्व हों। जबकि 2 परिस्थितियों में दोस्तों समान तत्व हैं, यानी जब 2 परिस्थितियों में समान तत्व होते हैं तो अधिगम का स्थानांतरण अच्छा यानी धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 है प्राथमिक स्तर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक स्तर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। दोस्तों एक अध्यापक छात्रों के लिए आदर्श होता है, अतः प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने हेतु यह आवश्यक है कि अध्यापक स्वयं के व्यवहार में मूल्यों का स्थापन करें जिससे कि छात्र उन मूल्यों का अनुग्रहण आसानी से प्राप्त कर सकें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन का। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर पिछला वीडियो ना देख पाए हो तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों 28 नवंबर को यूपी टेट का एग्जाम है। उसके पहले दोस्तों हमारा प्रयास रहेगा, हमारी कोशिश रहेगी आप सभी साथियों तक हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और साथ में हिंदी, साथ में जो पर्यावरण संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये तीनों जो टॉपिक हैं इसको हम कम से कम 10 यानी 30 सेटों में आप सभी साथियों तक अवश्य शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि? बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। दोस्तों बुद्धि का बहुआयामी होना निश्चित तौर पर संभव है। साथ ही बहुआयामी बुद्धि होने के कारण कुछ लोग कई प्रकार के कौशलों में निपुण होते हैं, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि उपरोक्त तथ्य कुछ लोगों के संदर्भ में ही सही है। बहुमत में यदि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध बनाना है तो विशिष्ट परीक्षण के अंतर्गत विभिन्न बुद्धियों को गुजरना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। इस प्रकार से दोस्तों आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। अगर आप सभी साथियों को पसंद आया हो और चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक और शेयर करें और दोस्तों बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कोई भी नई वीडियो बनती है आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई भी वीडियो पाने के लिए, कोई भी वीडियो देखने के लिए एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर आसानी से देख सकते हैं। काफ़ी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं और साथ में दोस्तों जो स्टार्टिंग किया हूँ ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसका भी एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, इसको भी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।